एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 31. A uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite direction. The separation between the wheels is capital L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of plate if it is slightly displaced along its length and released. तो ये 31 न्यूमेरिकल में इस तरह का हमें सिस्टम दी हुई है। यहाँ पे एक ब्लॉक जो होगा उसका मास कैपिटल M और वो दो व्हील पर रखा हुआ है और ये दो व्हील इस डायरेक्शन में, दोनों व्हील अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं और उसकी रोटेशन की डायरेक्शन भी हमें दी हुई है। ये एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब जब रोटेट होगा यहाँ पे प्लेट और व्हील के बीच में फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है, दोनों जगह पे सेम दिया हुआ है। अब दो व्हील के बीच में कैपिटल L लेंथ दिया हुआ है और हमें बोला है कि फाइंड टाइम पीरियड इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड। और डिस्प्लेस किस तरह से किया है, ये जो रोअर होगा उसके लेंथ के अलाउंग, मतलब यहाँ से फोर्स लगाया है, इस साइड से यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाया, ये रिलीज से इस साइड में मूव होगा, छोड़ दिया, फिर वापस आ जाएगा तो वो ऑसिलेट होगा। तो उस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलीज करने के पहले ये इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे मास हमें कहा है कि वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब इस व्हील पर जितना मास एक्ट होगा, इसका वेट एक्ट होगा, इतना ही वेट इस व्हील पर एक्ट होगा। मतलब ये जो ब्लॉक होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इतना फोर्स लग रहा है, तो इसे बैलेंस करने वाला इन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा n और इन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा n, और दोनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो गए क्योंकि दोनों पर वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये हमें इस सिमेट्रिकली वर्ड ये बताता है। अब दोनों सेम हो गए। अब ये व्हील इस तरह से रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये पार्टिकल ऐसे इस तरह से चले जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे प्लेट और इनका कांटेक्ट है व्हील का, वहां पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे भी पार्ट इस डायरेक्शन में व्हील रोटेट हो रहा है तो व्हील के पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये प्लेट और ये व्हील इनके बीच में रिलेटिव मोशन इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अभी दोनों फ्रिक्शनल फोर्स इनिशियली तो इक्वल होगी, लेकिन जैसे हम इसे सपोज इस साइड में डिस्प्लेस करते हैं, इस साइड में यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे जो पहले सेंटर ऑफ मास था वो शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट। अब लेट्स से कि ये कितना शिफ्ट हो रहा है, x डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, तो x डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ तो उसका मास भी शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट। इस साइड में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मास ज्यादा है तो यहाँ पे डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर a n1 है और इसे n2 कहते तो n2 इज ग्रेटर देन n1 होगा। अभी इससे व्हील को सपोज नाम देते हैं कि व्हील A और A व्हील B, तो यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1। तो जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ का मास ज्यादा हुआ, इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, इसके कारण F2 भी ज्यादा होगा। अब जैसे रिलीज कर देंगे फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए ट्राई करेगी, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम में आएगी तो ये इनर्शिया के कारण फिर ऑसिलेट होगी। अब ऑसिलेट हो रही है, ये जो फिर से ओरिजिनल पोजीशन के लिए जा रही है, ये F2 से ट्राई करेगा इस साइड में लेने के लिए, लेकिन इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट होने वाला है वो होगा उसका ड्राइविंग फोर्स। मतलब ये ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू ये F2 माइनस F1। अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू n, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स जो होगा ये F2 क्या होगा, म्यू n2 और ये F1 म्यू n1। ये पहले क्यों लिखा हमने, क्योंकि n2 इज ग्रेटर देन n1। इस केस में अगर हम इस साइड में डिस्प्लेस करते हैं तो इस साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो n1 ज्यादा होगा, तो ये म्यू n1 माइनस म्यू n2 इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये इक्वेशन, अब ये होगा ड्राइविंग फोर्स। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, ये ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये टर्म तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे x आएगा, x अपॉन 1 से हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, या ओमेगा फाइंड करके टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इस तरह से टाइम फाइंड करेंगे।
तो ये तो हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि इसके कारण ये बॉडी एक्सेलरेट होने वाली है। तो सबसे पहले हमें n2 और n1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ये सिस्टम से n2 और n1 किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा है रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में, जब टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहां से। तो वो कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ पे n2 और n1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n2 और n1 इस तरह से फोर्सेस होते हैं। तो n2 और n1 किस तरह से फाइंड करना है, तो किसी भी सपोज एक पॉइंट पर पहले इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो एट इक्विलिब्रियम टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट जो फोर्स फाइंड करना है वो छोड़ के किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है। जैसे कि n2 फाइंड करना है तो अबाउट n1, मतलब ये n1 जिससे पास हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो ये a लेते हैं, टॉर्क अबाउट a। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, मतलब ये टॉर्क क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन वाला टॉर्क। अब टॉर्क अबाउट ए फाइंड करना है, तो ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, अब इस पॉइंट पर टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है, एक फोर्स है, तो ये फोर्सेस यहाँ पे ए फोर्स है, ये डाउनवर्ड वाला mg फोर्स है। तो इनके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क। अब अबाउट ए पॉइंट मतलब इसके अबाउट अगर टॉर्क ले रहे हैं हम, तो n1 जो फोर्स है, n1 फोर्स, वो फोर्स इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, मतलब ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये पॉइंट जिसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो है तो टॉर्क भी जीरो आएगा, मतलब ये फोर्स अबाउट ए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसी तरह से F1 फोर्स, उसकी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ए से पास हो रही है, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो n1 यहां से पास हो रहा है, F1 भी यहां से पास हो रहा है, और ये फोर्स F2 ये भी इसी लाइन से पास हो रहा है। तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये mg, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ए होगी, ये लाइन ऑफ फोर्स ए होगी, और ये पॉइंट यहाँ पे, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये mg क्या कर रहा है, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब ये व्हील नहीं होता तो इसे इस तरह से रोटेट कर देता, मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये n2 से इस तरह से उठा रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे ये उसे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसे ये इक्विलिब्रियम में इस बैलेंस कर रहा है। तो ये टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा टॉर्क अबाउट ए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ए वाला टॉर्क, तो ये कितना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स यहाँ पे mg, ये फोर्स यहाँ पे mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनके बीच में ये ए पॉइंट और ये सेंटर, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इन दो व्हील के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। और ये यहाँ पे पहले जो mg था वो l/2 पर था, पहले l/2 पर था, सेंटर l/2 पर था, लेकिन डिस्प्लेस होने के कारण वो और x दूर चला गया है, और x डिस्टेंस दूर चला गया है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे mg फोर्स इस a पॉइंट से कितना दूर है, तो l/2 प्लस x इतना दूर होगा, तो ये होगा उसका मोमेंट आर्म। तो ये टॉर्क अबाउट a इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क मतलब a वाला टॉर्क, तो ये टॉर्क कितना होगा, तो n2 फोर्स इस डायरेक्शन में, और n2 से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, दो व्हील के बीच में डिस्टेंस वो l दिया हुआ है, तो ये कितना होगा n2 इंटू l। तो हमें n2 और n1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n2 यहाँ से मिलेगा हमें, ये n2 इज इक्वल टू, ये l यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये mg डिवाइडेड बाय l, और ये ब्रैकेट l/2 प्लस x। तो ये इक्वेशन मिला हमें दूसरा। उसी तरह से n1 फाइंड करना है, तो n1 फाइंड करने के लिए हम टॉर्क फाइंड करेंगे अबाउट दिस पॉइंट b। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क अबाउट b, टॉर्क अबाउट b
तो यहाँ पे बी के अबाउट, ये बी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ए एन टू फोर्स इसी बी से पास हो रहा है, मतलब ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये फोर्स भी इसी बी से प्रोड्यूस हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। ए F1 ए बी इसी लाइन से पास हो रहा है, तो ए बी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एम जी, ये व्हील नहीं होता तो एम जी यहाँ पे नीचे लाता उसे और ये इस तरह से रोटेट करता इसके अबाउट। ये एक्सिस है सपोज, यहाँ पे फिक्स किया और ये व्हील निकाला तो ये नीचे गिरेगा इस डायरेक्शन में से रोटेट होगा। मतलब ये टॉर्क ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, और ये N1 इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसके कारण ये बैलेंस हो रहा है। तो N1 के कारण ही इस तरह से रोटेट होता, मतलब ये टॉर्क ये होगा टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट बी क्या होगा, mj के कारण टॉर्क ये होगा एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क। तो टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क mg और ये डिस्टेंस ए फोर्स और ये बी पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो स्टार्टिंग में L/2 था, अब ये x डिस्टेंस कम हुआ है, इस साइड में आ गया, तो x डिस्टेंस कम हुआ है, x डिस्टेंस कम होने के कारण L माइनस x/2, तो ये L/2 माइनस x ये होगा टॉर्क। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये N1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये N1 फोर्स और इनके व्हील के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि बी पॉइंट यहाँ पे और ये फोर्स यहाँ पे, इनके बीच में ये मोमेंट आर्म होगा L डिस्टेंस, तो ये N1 और ये L डिस्टेंस। यहाँ से हमें N1 की वैल्यू मिलेगी, N1 इज इक्वल टू ए L यहाँ पे मूव होगा, तो mg अपॉन L और ब्रैकेट में a L/2 माइनस x, इसे लिखते इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग 2 and 3 in 1, तो हमें ये 1 वाला इक्वेशन मतलब ये f इज इक्वल टू म्यू n2, तो म्यू n2 कितना है, ये वाला म्यू, अब यहां से म्यू कॉमन ले लेते, तो म्यू कॉमन लिया तो n2 माइनस n1, तो म्यू कॉमन ले लिया तो n2 की वैल्यू यहां से mg अपॉन L और ब्रैकेट में L/2 प्लस x माइनस n1 की वैल्यू ये वैल्यू पुट करेंगे, तो mg अपॉन L और ये ब्रैकेट फिर से L/2 माइनस x। अब ये mg अपॉन L वो भी कॉमन ले लेते, तो ये f मतलब ma, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रही है, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उस ड्राइविंग फोर्स के कारण, तो ये म्यू ये mg अपॉन L भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा ये L/2 प्लस x, ये माइनस और ये L/2 और ये माइनस माइनस प्लस x, तो ये कैंसिल होगा और इस m के कारण ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू g डिवाइडेड बाय L और ब्रैकेट में 2x। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, x अपॉन a, तो इस इक्वेशन से x अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी, a यहाँ पे आएगा तो a ऊपर चला जाएगा, ये म्यू g और ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, तो ये x अपॉन a की वैल्यू मिल गई, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड इसे इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो इसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू a आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा से ये टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, मतलब ये वैल्यू L/2 म्यू g, तो ये आएगा टाइम पीरियड।